साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मत्स्य पालन एवं प्रबंधन के बारे में कि मत्स्य तालाब का प्रबंधन कैसे करें किसान भाई, कैसे किस प्रकार से हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें आय प्राप्त करें, अपनी इनकम बढ़ावें, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बीके सिंह साहब नमस्कार और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मऊ के मत्स्य पालन विशेषज्ञ श्री ज्ञानदीप गुप्ता जी हैं। इन लोगों से चर्चा करके आज हम समझेंगे, आप लोगों के सामने ये बात सामने आएगी कि क्या समस्याएं तालाब में आ रही हैं और किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर अगर हम ध्यान दें तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बतावें कि तालाब का चयन कैसे करें, कि कैसे तालाब होना चाहिए जिसमें किसान भाई मछली का पालन काम शुरू करें। तालाब कैसे जाने कि ये उपयुक्त है कि अनुपयुक्त है, इसके बारे में पहले जाना। बहुत सही प्रश्न है आपका। तालाब का निर्माण करते समय विशेष रूप से मत्स्य पालक भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको सबसे पहले ज़मीन का चुनाव कैसा करें। ऐसे ज़मीन का चुनाव करें जो ज़मीन उसरीली ना हो, कंकड़ीली ना हो और बलुई ना हो। अगर इस तरह की भूमियों का चुनाव करते हैं तो उसमें मत्स्य पालन आप नहीं कर पाएंगे। काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कंकड़ीली भूमि में, बजरीली भूमि में जो है मछलियों का बढ़वार न होना, बलुई भूमि में, बलुई मिट्टी में जो है आपका पानी का हमेशा लीचिंग होना, और जो है उसरीली भूमि में जो है मछलियों की बढ़वार कम होना, और जो है उसमें ज़्यादा जो है आपका वो जो है कीचड़ डंप ज़्यादा हो जाता है, जिससे मछलियों की बढ़वार काफ़ी प्रभावित होती है। तो ये 3 तरीके की जो है मिट्टियों को छोड़ के आप किसी भी तरीके की मिट्टी में मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये गहराई कितनी होनी चाहिए तालाब की, मतलब कितना पानी भरने वाला तालाब रहे कम से कम? पता लगा गांव किनारे छिछले तालाब भी तमाम रहते हैं, तो उसमें तो कुछ दिक्कत आएगी कि कोई गहराई निर्धारित है कि चाहे जिसमें पाल दें? देखिए नहीं, मत्स्य तालाब की गहराई बहुत एक मानक उसका निर्धारित है। आप मत्स्य तालाब की गहराई 2 मीटर रखिए, और जो उसका पानी का लेवल है वर्ष भर कम से कम 1 मीटर पानी उसमें वर्ष भर भरा होना चाहिए। तब आपकी मछलियों की जो बढ़वार होती है और पैदावार होती है दोनों अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मछली जैसे बच्चा हम पालने के लिए, मान लीजिए किसान भाई मछली पालना चाहते हैं, तो तालाब में क्या करें? तालाब में शुरुआती अवस्था में किसान भाई क्या करें, उसके बाद मतलब तब बच्चा डालने से पहले क्या क्या काम कर दें उसमें कि जिससे वो लगे कि अब यह पालने लायक सही हो गया, तैयार हो गया तालाब? सबसे पहले अगर नया तालाब आपके पास है तो आपको तालाब में क्या करना है, अगर नया तालाब आपने खुदवाया है तब आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि उसमें जंतु प्लवक की मात्रा होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये मछलियों का आहार होता है। तो इसके लिए आपको गाय का गोबर आपको डालना पड़ेगा। कितना डालना है उसमें है 5 से 10 टन पर हेक्टेयर 1 साल में आपको डालना है। तो आपको क्या करना है, आप 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 45 दिन पे आप डालते रहिए। उसके बाद आपको करना है उसमें उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो उसमें आपको उर्वरकों में क्या है, आप यूरिया लीजिए 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर और 440 किलोग्राम म्यूरेटेड पोटास। ये आप डालेंगे। लगभग 15 दिन का गैप रहना चाहिए गोबर और इस उर्वरक में। इससे आपके तालाब में प्रचुर मात्रा में प्लैंक्टन की ग्रोथ होगी और आप इसमें जीरा छोड़ सकते हैं। अगर आपका पुराना तालाब है तब आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपके तालाब में कोई खरपतवार नहीं होनी चाहिए। खरपतवार हो तो उसको आप कटवा दीजिए, सारा खरपतवार हटा दीजिए। दूसरी चीज़, आपको उसमें कोई परभक्षी मछलियाँ या खाऊ मछलियों को हटाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 25 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से महुआ की खली लेके आपको डाल देनी है। तो उससे क्या होगा, सारी मछलियाँ उससे मर जाएंगी। और ये महुआ की खली का जो प्रभाव है लगभग 15 से 20 दिन रहता है। उसके बाद ये उर्वरक का काम करेगा आपके तालाब में और प्लैंक्टन की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद पानी निकालना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, पानी सर निकालना नहीं पड़ेगा। आपका ये उर्वरक का काम कर जाएगा, प्लैंक्टन ग्रोथ में मदद करेगा ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कितना 1 हेक्टेयर का तालाब है
तो उसमें कितनी मछली, कितने मतलब बच्चे डालना चाहिए हमको? बच्चे भी कई साइज के आते हैं, तो साइज के हिसाब से जरा सा बता दीजिए। अगर आप जीरा डाल रहे हैं तो जीरा आपको लगभग 5 से 10 मिलियन पर हेक्टेयर, मतलब 5 से 10 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से जीरा आप संचय कर जीरा सकते हैं। मतलब 10 दिन के जो अंडे, मतलब बहुत छोटे छोटे जीरा होता है। अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो आपको लगभग फ्राई में भी अगर है आपका अंगुलिकाओं की साइज का लेके आते हैं तो आपको 6 से 8,000 आपको पर हेक्टेयर स्टॉक करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंपोजिट फिश कल्चर जैसे कहा जाता है, ये कंपोजिट फिश कल्चर कहा जाता है कि एकीकृत मतलब एक ही में 2-3 प्रजातियां पालें। तो जैसे जो भारतीय मछलियों को उसमें कितना डालते हैं, जिसमें भारतीय विदेशी मिला के डालते हैं, तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं डॉक्टर साहब और क्या अनुपात है उनका? देखिए, जो भारतीय कार्प हैं, जो इंडियन कार्प जिसको कहते हैं, उसमें विशेष रूप से जो है आपका भाकुर आता है, रोहू आता है और जो है नैन आता है। यह 3 भारतीय कार्प हैं और इनको अगर केवल 3 कार्पों का पालन करते हैं तो आप 40-30-30 के संबंध में आप जो है इनको आप अपने तालाब में 40 मतलब भाकुर, हाँ 40% भाकुर होना चाहिए, 30% जो है आपका रोहू होना चाहिए और 30% जो है कॉमन कार्प है, जिसको आप चाइना बोलते हैं हमारे जो लोकल भाषा में, इनका जो है पालन आपका कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंपोजिट फिश कल्चर की बात करते हैं तब उसमें जो है हम 6 मछलियों को शामिल करते हैं, विदेशी भी। हाँ, 3 ये तो भारतीय कार्प हो गई, 3 विदेशी कार्प जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और जो है आपका कॉमन कार्प। ये 3 जो है आप इनको विदेशी नस्ल के लेते हैं। तो विदेशी नस्ल का भी जब आप ले लेते हैं तब इनकी मात्रा को कम करते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें फिर हम रोहू की मात्रा को रखते हैं, 40% आप रख सकते हैं। तो उसके बाद सिल्वर की मात्रा जो है आप 20 से 30% रख सकते हैं। उसके बाद जो आपका कतला होता है जिसको भाकुर आप कहते हैं, वह 10% रखिए। उसके बाद ग्रास कार्प 20% रखिए और 10% कॉमन कार्प और जो है आपका जो एक होता है मृगल जिसको आप बोलते हैं आप नैनी, उसको जो है आप 10% रखते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप अपने तालाब में मत्स्य अंगुलिकाओं को छोड़िए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, 1 हेक्टेयर के तालाब में जिसकी 50 mm की साइज हो, यानी 3 से 4 इंच की जो होती हैं मत्स्य अंगुलिकाएँ, लगभग 6 से 8 हज़ार मत्स्य अंगुलिकाएँ पर्याप्त होती हैं। और इस मात्रा में ही इनको भोजन देना चाहिए, क्योंकि जो ये जितनी भी कार्प होती हैं इनके खाने का आदत जो है, फूडिंग बिहेवियर अलग अलग होता है। क्योंकि जो आपकी भाकुर होती है, कतला होती है, वह ऊपरी स्तर के भोजन को ग्रहण करती है और सिल्वर, ये दोनों ऊपरी स्तर के। ये मुंह हमेशा देखेंगे तो मुंह ऊपर, तो जो इनके मुंह में ऊपर आता है उसको ये भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए इनका अनुपात अलग अलग रखा गया है कि अलग अलग लेयर में रहेंगी, तो अलग अलग भोजन करेंगे, अलग अलग लेयर में रहेंगी और कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। और तालाब के सभी स्तर का भोजन आपका जो है प्रॉपर यूटिलाइज होगा, मतलब प्रॉपर जो है वो प्रयोग कर लेंगी। जो रोहू होता है और ग्रास होता है मध्य स्तरीय भोजन, क्योंकि वह ऐसे चलता है तो जो उनके मुंह में ऐसे भोजन आते हैं वह उनको भोजन को ग्रहण करता है। और जो आपका नैनी होती है और जो कॉमन कार्प होती है जिसको चाइना बोलते हैं, वो जमीन यानी तलहटी के भोजन को ग्रहण करता है। इसलिए इनका रेशियो इस प्रकार से जो है बना के डाला जाता है कि आपके तालाब में जो भोजन की मात्रा उपलब्ध है उसका संपूर्ण प्रयोग यह मछलियाँ करके और अपने बढ़वार में वृद्धि कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि इसमें गोबर डालना है और खाद डालना है, सारी चीज़ें, डाई यूरिया मतलब पोटास डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, यूरिया डालना है, तो इसके बाद भी हमको अलग से खाना डालना पड़ेगा, चारा डालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मतलब सप्लीमेंट फीड जो है। हाँ, बिल्कुल सप्लीमेंट, पूरक आहार जिसको हम लोग कहते हैं। पूरक आहार भी हम मछलियों के बच्चों को देते हैं। उनके शारीरिक भार के 2% के हिसाब से जो है वो पूरक आहार दिया जाता है। पूरक आहार में आप चावल का कना, राइस ब्रान जिसको पालिश कहते हैं, और सरसों की खली, इन तीनों को भी ले सकते हैं। खिलाने का तरीका थोड़ा सा किसान भाई, पशु मत्स्य पालक भाई जान लें। जब भी सरसों के खली का प्रयोग करें उसको ओवर सोक नाइट यानी रात में भिगो के करें, क्योंकि उसमें एक हानिकारक तत्व पाया जाता है जो केवल जो है आप सरसों की खली को भिगो देते हैं तो उससे जो है वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, जिसका जो है हानिकारक प्रभाव आपके मछलियों में जब खिलाते हैं तो नहीं होता है। तो इसलिए सरसों की खली को रात में भिगो के राइस ब्रान या कने में जो है मिला के अनुपात में 1:1 के अनुपात में इसको मिलाया जाता है। अगर 1 किलो राइस ब्रान मिला रहे हैं तो 1 किलो आपकी सरसों की खली भी रहेगी। इसको मिला के और जो है जो
थोड़े से जो जैसे प्याज के बोरे वोरे आते हैं जिसमें काफी वो छेद रहते हैं। हाँ झिल्ली छेद हवा रहते हैं, बोरा जिसको हाँ जालीदार बोरे जो होते हैं उन बोरों में जो है इनको बांध के, और नियम तो ये है कि आप तालाब में 2 डंडे लगा दीजिए और बीच में एक डंडा लगा दीजिए, और इस तरह से उनको करिए कि वो तालाब में हल्के से जो है पानी में डूबे रहें, और इससे जो है वो बच्चे जो आते हैं उनको खाते रहते हैं और उनसे इस तरह से पूरक आहार से हर लेयर वाले पूर्ति होती रहती जी है। जी जी जी। अच्छा, ये इसमें डॉक्टर साहब जो है जैसे अभी पूरक आहार भी दे दिया गया, इनको पालन हो गया, तो जैसे मान लीजिए चूना किसान भाई डालते हैं, हम देखते हैं कभी कभी किसान भाई से आते हैं चूना डाल देते हैं। चूना डालने का क्या मतलब है? चूना क्यों डालते हैं? जरूरी है चूना डालना? जैसे हाँ, चूना डालना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग अगर मछली पालन कर रहे हैं, चूना हमको क्या कर रहा है कि जैसे चूना डालते हैं तो ये पीएच को मेंटेन करता है जी। आपके तालाब में पीएच का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएच ज़्यादा हुआ या कम हुआ, जैसे जो इसका पीएच मानक मतलब अम्लीयता क्षारीयता का जो क्षारीयता बताता है, अनुपात है वो जी। तो इसमें आपका अगर पीएच का मान 7.5 से 8.5 अगर है तो ये अति उत्तम है मछली की वृद्धि के लिए। तो चूना का प्रयोग करते समय मत्स्य पालक एक बात ध्यान रखें कि अधिक चूना का प्रयोग उस टाइम नहीं करना है जब आपके तालाब में पीएच मान 8 से ज़्यादा है। मतलब तालाब में मछली पालन से पहले पानी के पीएच भी जांच कराना है। पीएच बहुत जरूरी है जांच कराना, तो उसी के हिसाब से आपको चूना का प्रयोग करना चाहिए। और चूना का प्रयोग जिसका मतलब अगर मानक सामान्य, हाँ, सामान्य पानी में कितना डालना चाहिए? तो उसको 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये क्यों डालते हैं? एक तो ये तो पीएच भी ठीक करेगा और आपके तालाब में एक सुरक्षा देगा कि आपके तालाब में कोई रोग ना लगे। ये सब आपका इन्फेक्शन कम करेगा, इसीलिए चूने का प्रयोग किया जाता है सर। ये डॉक्टर साहब जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, तो जैसे मान लीजिए पानी कम हो रहा है, किसान भाई बाहर से पानी मतलब ट्यूबवेल से पानी सिंचाई कर रहे हैं, उससे कुछ हवा पानी कुछ उसमें ऑक्सीजन की कमी वगैरह तो नहीं कोई समस्या आती है? अगर ऑक्सीजन कमी दिखाई पड़े तो कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीजन कम हो गई तालाब में? ऑक्सीजन की कमी का सबसे अच्छा एक उदाहरण हम बताते हैं। ऑक्सीजन की कमी होती है तो सुबह के टाइम कमी होती है। इसको जानने के लिए किसान भाई क्या करें, सुबह के टाइम अगर मछली आती है और वो अपना मुंह खोलती है ऊपर आके बार बार, और तो आप एक देखें, एक कंकड़ उठा के फेंकें, और अगर मछली नीचे चली गई और दोबारा वो बहुत देर के बाद वापस आई, तब समझ लीजिए ये मछली भूखी है इसलिए ऊपर आ रही है, खाना नहीं मिल रहा है। अगर आपने पत्थर फेंका और थोड़ी देर के बाद फिर मछली वैसे सांस लेने लगी ऊपर, उसका मतलब कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए आपके तालाब में तुरंत आपको अगर स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा कर ली है, उसकी वजह से हो सकता है ऑक्सीजन कमी पड़ी हो, तो आपको स्टॉकिंग डेंसिटी जो बड़ी फिश होगी उनको निकलवा दीजिए। ज़्यादा मछलियाँ हो गई क्षमता से ज़्यादा। तो और दूसरी चीज़, आपको जैसे ऑक्सीजन कमी होती है जब बरसात या बादल छाए रहते हैं, तो उस टाइम आपको खाना नहीं देना है मछलियों को। अच्छा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कम हो तो पहले खाना बंद करें, नहीं तो खाना अगर आप देंगे तो आपके तालाब में और दिक्कत होगी और मछली की मरने की दर और बढ़ जाएगी। कैसे दूर होगी कमी? इसको दूर करने के लिए एक तो आपको स्टॉकिंग डेंसिटी अगर ज्यादा कर ली है तो वो घटाएंगे, मछली जो बड़ी बड़ी है उसको हटा देंगे। और तुरंत अगर कराना है तो आपको पानी को बदलना पड़ेगा, नया पानी आपको डालना पड़ेगा, या आप एक ट्यूबवेल लगा के वही पानी को बौछार करें अपने तालाब में। जैसे तालाब ऊपर से पानी गिर रहा है तो मेंटेन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन की दवाई भी आती है, तो वो डाल देंगे। लेकिन अगर आपके तालाब में खरपतवार भी अगर हो गया है तब भी आपको वो हटा देना चाहिए, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की कमी ना पड़े मछलियों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी ये सब कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपने बता दिया, सब कुछ कर लिया, तो हमको इसमें क्या जरूरी है कि बीच बीच में कुछ देखते रहें कि मछली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कैसे पता चलेगा कि अचानक कि कोई रोग बीमारी लगी? इसके लिए कितने दिन पे चेक करना चाहिए? आपको 15 दिन पे एक बार जाल चला देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मेरी मछली में कोई रोग तो नहीं लग रहा है, जो खाना खिला रहे हैं वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको हर 15 दिन पे जाल एक बार चला देना चाहिए, उससे आपका देखना चाहिए, मतलब स्वस्थ रहेंगे। तो ये डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मछली का कितने दिन पे हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग, मतलब जिसको कहते हैं मछली मारना, कितने दिन पे मछली जो है आपकी बिक्री योग्य हो जाती है? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने जो भी प्रक्रिया बताई मत्स्य पालन के तहत, अगर इस तरीके से आप प्रबंधन करते हैं और आप पूरक आहार की आपूर्ति करते हैं तो आपकी 8 माह में मछलियां जो है, देखिए मछलियों की जो बढ़वार होती है औसतन मान के चलते हैं, जो स्वस्थ मछलियां होती हैं 100 से 150 ग्राम प्रति माह उनमें वृद्धि होती है।
तो इस हिसाब से आप 8 माह की जब मछलियां हो जाएं, आप हर महीने, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हर महीने जाल चलवा के देखते रहें और 8 माह के पश्चात लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम की मछलियां हो जाती हैं। तो 8 माह के पश्चात आप कभी भी मछलियों की जो है हार्वेस्टिंग यानी उनको जाल चला के और निकलवा के जो है आप उसको बाजार में बिक्री कर सकते हैं। और उससे किसान भाई इस तरह से अगर काम करते हैं तो आप मत्स्य पालन से जो है आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कितना हो जाएगा, मतलब 8 महीने में कितना किलो? देखिए, अगर आदर्श मछली पालन है तो 1 हेक्टेयर तालाब से 4 से 5 टन मछलियां बहुत आराम से जो है हम पैदावार ले सकते हैं। 5 टन मतलब यानी लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन हम आराम से जिस तरह से हमने बताया, अगर इस तरह से आप करते हैं तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आप एक मत्स्य तालाब से ले सकते हैं। जी 50 कुंटल का मतलब लगभग 10 लाख। अगर 200 रुपए किलो भी बिक रही है हाँ, तो लगभग 10 8 से 10 लाख रुपए आप 4 मछली मतलब बिक रही है। ज्यादातर तो 300 तक बिक रही है, लेकिन 200 का एवरेज रखा जाए तो अच्छा लागत डॉक्टर साहब कितना आती होगी? मान लीजिए 10 लाख की मछली बिक जा रही है, लगभग 30 से 40% मैक्सिमम, मतलब 3 से 4 लाख से ज्यादा लागत 3 से 4 लाख रुपया लगा के आप 10 लाख रुपया इससे मुनाफा कमा सकते हैं। 8 महीने में ही, 8 महीने से 10 महीने में आप 3 से 4 लाख रुपया लगा के 10 लाख रुपया बना सकते हैं। यानी 4 से 6 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हाँ, जैसे अगर छोटे तालाब है तो उस हिसाब से रेशियो में, इसी रेशियो में पैसा कमा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, और कोई समसामयिक कोई सलाह किसान भाइयों को? समसामयिक सलाह ये है कि किसान भाइयों को इस समय जो है सितंबर का महीना चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने मत्स्य अंगुलिकाओं का अभी तक संचयन नहीं किया है वह निश्चित रूप से मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का यह एक तरह से कहा जाए तो अंतिम महीना है। आप मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जरूर कर लीजिए। इस तरीके से संचयन कभी करिए कि आपके पास अगर एक बड़ा तालाब है तो एक छोटा तालाब जो है आप जरूर रखिए, जिसको जो है उसमें छोटी मत्स्य अंगुलिकाओं का पहले संचयन करें। तत्पश्चात जब जो है 100 से 200 ग्राम की हो जाए तब उसको आप अपने मुख्य तालाब में डालें। एक ही तालाब में जो है छोटी और बड़ी मछलियों का जो है आप संचयन न करें। इससे जो है बड़ी मछलियां भोजन ग्रहण कर लेती हैं और छोटों की बढ़वार नहीं हो पाती है, तो आपको नुकसान आर्थिक रूप से झेलना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा एक स्टॉकिंग पॉन्ड यानी एक बेचने वाला तालाब के साथ साथ एक नर्सरी तालाब की निर्माण जरूर करें। उसमें नर्सरी में बच्चे जब 100 से 200 ग्राम के आपके अंगुलिकाएँ हो जाएँ तब आप मुख्य तालाब में डालें, तो आप जो है मत्स्य पालन से अच्छा मुनाफा और अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब आप दोनों लोगों को। कि आशा करते हैं कि किसान भाई से बहुत लाभ उठाएंगे और आगे जब कोई होगा तो फिर चर्चा की जाएगी, जिससे किसान भाई समय समय पर लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।